हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपका प्रारंभ हो रखा है और चैप्टर नंबर 7 को हम लोग गौर करके देख रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 को हम लोग देख रहे हैं समकालीन विश्व और सुरक्षा। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इस समकालीन विश्व में सुरक्षा और उसकी दृष्टि के क्या महत्व है, किस किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्या कुछ है और किस प्रकार से हम इसको देखने का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ तक आप देख चुके थे, सारी व्यवस्थाओं को हमने इतना पढ़ लिया, इतना हमने जानने का प्रयास किया। अच्छा, कुछ हमने इनके बारे में पढ़ा था कि हमने क्या करा था कि जो हमारे बाप के पारंपरिक सुरक्षा धारणा संभावनाएं उनको देखी थी हमने। और कुछ हमने आपका क्या किया था, सभी राज्य चाहते हैं कि आकार ताकतों कुछ हो सके और खास कर किसी किस्म के हथियार में 1972 में जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हमने कराया था। एक बार 1992 में केमिकल रासायनिक वेपन हुआ, केमिकल वेपन केमिकल हुआ, CWC हुआ। ऐसे हथियार बने और प्रतिबंध रखे और 155 देशों से ज्यादा BC संधि हुई और 181 देशों ने CB संधि करी। ठीक, इनको हमने आपका देख लिया। ठीक है, चलिए इनको देख लिया। और अमेरिका में सोवियत समूह का जो संहार है, सस्तीकरण चाहते हुए, इनको हमने देख लिया। अब मुझे बताइए, अशस्त्र नियंत्रण अंतर्गत हथियार को विकसित करने और उसको हासिल करने के लिए कुछ कायदे कानून हैं जो 1972 में आपके बनाए गए थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक, ये देखिए आप, यहाँ तक कोई क्वेरी हो ताकि आपको क्लियर हो गई किस तरीके से हमने देखा। और बहुत सारे हमने ऐसी भी संधियां की हैं जो हम एक साथ होकर जो मिसाइल वगैरह हैं उन पर अटैक कर सके। जैसे हमने किया अमेरिकी और सोवियत संघ की बैलास्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रोका और सक्सेस के हमलों की शुरुआत की। देशों की सीमित संख्याओं को हमने बात की। सामरिक अशस्त्र परिषद में स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेड ट्रीटी जो हमने की वो हमने हमने इसमें देखने का प्रयास किया ताकि हम इसको देख सकें ये ट्रीटी किस प्रकार से हुई है। ठीक है, इन सब चीजों को हमने जानने का और देखने का आपका प्रयास किया। ठीक, और नियंत्रण संधि थी क्योंकि इस पर पारस्परिक हथियार और उपजन के कायदे कानूनों के दायरे की हमने इनमें भी आपका बात की, किस प्रकार से है हथियारों की अनुमति किस प्रकार है। ये हमें देखिए 1767 में क्या हमने हासिल किया, किस प्रकार हमारी प्रतिद्वंदता रही और प्रतिद्वंदता के बीच आश्वासन कैसा रहा, क्या क्या हमने परंपरागत हमले झेले और सुरक्षा को हमने किस प्रकार से देखा। एक बार इतना देख लीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देख लिया इतना। अच्छा, हमने एक चीज और बात की थी कि मानवता की सुरक्षा का पैरोकार भी बहुत इसमें बड़ा है। जो मानव सुरक्षा है उसकी पैरोकार को लेकर चीजें हुई हैं। केवल जो हमने संगठन बनाए हैं वो केवल इसलिए नहीं कि जो आपके हमले हो रहे हैं, जो युद्ध हैं, उन्हीं की क्षतिपूर्ति या उन्हीं को अभ्यासरत करें। नहीं, इसमें बहुत सारे और मौके हैं जिनमें ऐसी बात की गई है। जैसे मानवता की सुरक्षा का पैरोकार किया है, प्राथमिक लक्ष्य को ध्यान रखने का प्रयास किया है। जैसे बहुत सारी बीमारी अगर किसी टाइम में आई, महामारी, उन व्यक्तियों को सशक्त करने, खून खराबा से बचाने के लिए। बहुत जगह आपदा और महामारी जहां पर आई हैं उनको सुनिश्चित और अकाल को दशाओं को निर्धारित करने के लिए भी हमने ये सारी चीजों पर हमने आपका बहुत अच्छे से बात करने का प्रयास किया है। क्लियर है? और उनको देखने का भी हमने प्रयास किया। ठीक है।
जितने लोग को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं के भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा का व्यापकम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी शामिल है। तकनीकी अंदाज में मानवता की रक्षा के लिए व्यापक नजरिया, असंभव मुक्ति, भय की मुक्ति पर जोर दिया है। विश्वव्यापी खतरे, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंक, एड्स और ब्लू वर्ड्स की महामारियां, क्लियर है, ये सारी प्रवृत्ति हैं और 1990 के मद्देनजर रखते हुए विश्व सुरक्षा धारणी है। और किन्हीं स्थितियों, इन समस्याओं को हम जोड़कर देख सकते हैं, ये झेलनी भी पड़ी हैं और कैसे कैसे स्थिति में हम इनको देखेंगे। नए खतरे के नए स्रोत के रूप में भी हम लोग इनको जांचेंगे कि नए स्रोत का नया खतरा कैसा है। देख लीजिए, सुरक्षा की आपांगिक धारणाओं को दो पक्ष हैं, मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा संदर्भ में खतरे को बताती है, किस तरीके का खतरा है और क्या खतरे की स्थिति है, ये हम इस पर जोड़ देते हैं। ठीक, और आतंकवाद का आशय निश्चित राजनीतिक खून खराबे से है, जिन्हें जानबूझकर या बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को एक से ज्यादा देशों में ये प्राप्त है, कई राजनीतिक संदर्भ में नापसंद है और जनमत को ही अंकित करने का प्रयास है। इन सब चीजों को हमने इसके अंतर्गत देखा है कि कैसे वो इनको सब कुछ करने का, इनको शक्तिशाली बनाने का, इन सबको एक जनमत के रूप में रहने का, आतंकवादी समूह के रूप में बल प्रयोग कर कर इन सबको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लाने का प्रयास इनका किया गया और इसी प्रयास को हम लोग निरंतर देख रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए देख लिया इतना। मानव अधिकारों की हमने बात कर ली, सामाजिक सुधार और बहुत सारे जैसे मुद्दे थे उन पर हमने एक एक करके इन पर सारे मुद्दों पर बात कर दी, मालदीव के अस्तित्व को देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे वैश्विक खतरा हो सकता है क्योंकि आप देखते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उस ग्लोबल बढ़ने से वैश्विक खतरे में तापमान वृद्धि हो रही है क्योंकि समुद्र तल की ऊंचा उठने से इनका हिस्सा ज्यादा डूब गया है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका देश में HIV एड्स से गंभीर रूप से खतरा है क्योंकि हर 6 व्यक्तियों में से एक को एड्स है। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, बदतर का मतलब होता है खराब है, 3 में से 1 व्यक्ति को एड्स HIV एड्स पीड़ित है। बोत्सवाना में अगर आप 3 लोगों को चेक करेंगे तो 3 में से 1 व्यक्ति मिलेगा, क्लियर है। और जगह 6 में से कितना है, 1 है, यानी कि 6:1 है, लेकिन बोत्सवाना में रेशो 3:1 है। 1994 में रवांडा में की तुपसी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा है क्योंकि प्रतिद्वंदी हुई तुपसी में कुछ हफ्ते पहले ही 5 लाख लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपरांपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान ही स्थानीय संदर्भ में अनुकूल परिवर्तनशील है। कैसे उसके फेवरेबल है तो चेंज है। दूसरा है सहयोग, आत्म सहयोग मूलक सुरक्षा। हमने देखा है कि सुरक्षा पर मंडराते अनेक अपरांपरिक खतरे को निपटाने के लिए सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने के लिए अथवा मानवाधिकार को बहाल करने के लिए सैन्य बल की कोई भूमिका नहीं हो सकती। सैन्य बल एक सीमा तक कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल बहुमूल्य धातुओं को बढ़ाने, आप्रवासी और शरणार्थियों की आवाजाही पर प्रबंध, महामारी नियंत्रण सैन्य बल से मदद मिलने कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग में मामला बढ़ता है और बिगड़ता है। कैसा है, मामला बढ़ता और बिगड़ता है। ज्यादा प्रभावी यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग और रणनीति की जाए। सहयोग द्विपक्षीय है, दो या दो सदी के बीच क्षेत्रीय और महादेशीय वैश्विक स्तर हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रवृत्ति क्या है। निम्नलिखित में से इसे निपटाने के लिए कुछ इच्छुक और समक्षक सहयोग मूलवंश है और विभिन्न देशों में अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, विश्व संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्वयंसेवी संगठन, इंटरनेशनल रेड क्रॉसिंग, निजी संगठन, दानदाता चर्च और ये सारे सामाजिक संगठन इसके रूप में आपका मूलक रूप में हमारे सामने उभर कर कैसे हैं, सामने आए हैं। तो क्या है, कहाँ कहाँ पर कैसी स्थिति है, क्यों उभरा है, उसका पूरा जानकारी हमको दिखाया गया है और समझाने का प्रयास भी किया। आगे बढ़े, देखिए इतना आपने व्यवसायी संगठन और नियम जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती। सहयोग और मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी जनता को मार रही है अथवा गरीब, महामारी, प्रलयकारी घटनाओं को मार झेलनी पड़ी है, दुख दर्द की उपेक्षा की रही है। उपस्थिति में सुधार की अपारंपरिक धारणा को जोर होगा। बलपूर्वक सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक रूप से न किया जाए कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बरादरी, स्वयंसेवी संगठन समेत अन्य मर्जी पर बगैर बल का रास्ता इख्तियार कर सकता है। कैसा है, जो बल है उनका रास्ता इख्तियार कर सकता है। अब इसमें कहानी है भारत की रणनीति की। आखिर में इस पूरे मुद्दे में भारत की रणनीति सुरक्षा में किस प्रकार। भारत को पारंपरिक यानी कि सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये खतरे सीमा के अंदर उभरे और बाहर से भी हैं। भारत की सुरक्षा नीति 4 बड़े घटक हैं। अलग अलग वक्त में इन्हें घटकों को हेर फेर सुरक्षा की रणनीति बनाई गई। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते हैं। पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971, 1999 में, चीन के 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिणी एशियाई इलाकों में भारत में 4 तरफ से परमाणु हथियार से लैस देश भारत के परमाणु परीक्षण करने के 1998 के उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क दिया है कि भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। कैसा किया है इन्होंने, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत ने पहला परमाणु सुरक्षा परीक्षण किया। कब? 1974 में। तो कभी पूछ ले कि भारत का पहला परमाणु टेस्ट कब किया? 1974 में भारत ने। किसके पर्पज से? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज से सबसे पहला परीक्षण। आगे बढ़े, भारत सरकार की सुरक्षा नीति दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हित को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण, डीग्लोबलाइजेशन और निश्चितीकरण के प्रयास में हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंचम मानने पर जोर दिया कि भाई कोई भी अगर मुद्दा होता है तो संयुक्त राष्ट्र कैसे अंतिम पंच है। पंच मतलब होता है जो हमारे यहाँ फैसला देते हैं। भारत के हथियार में आप्रवास आप्रसार के संबंध में
एक सार्वभौमिक और बिना भेदभाव वाली नीति चली है। पहली कदमी जो सामूहिक संहार है, परमाणु है, जैविक है और रासायनिक रूप से स्तंभत अधिकार और दायित्व। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की उठी मांग और सबसे यहां तक कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग होने से गुट निरपेक्ष के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत में वो 160 देशों में से शामिल है और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान को काबू रखने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंध दिशा में निर्देशित है और सहयोग मूलात्मक की दृष्टि से पहलकारी कदम है और समर्थन में भारत की अपनी संयुक्त सेना राष्ट्र संघ में शक्ति वाली मिशन पर भेजी है। कैसी है? जो उनकी शक्तिशाली मिशन है उसी मिशन पर उन्होंने उसको भेजा है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को निपटाने के लिए तैयार। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे कई उग्रवादी समूह समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश में की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यहाँ की व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समुदाय को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने की प्रयास किया गया है कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से ज्यादा निजात मिले, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो, ज्यादा सफल ना हो पाई हो। अब देश में गरीबी है और असमानता मौजूद है, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जो गरीब और वंचित नागरिकों की आवाज उठा सके। लोकतांत्रिक रीति निर्वाचन से ऊपर उठता है कि आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का, जनता के सुरक्षा मुहैया कराने का भी साधन है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र असफलता और सफलताओं के बारे में आप एक किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। यह किताब स्वतंत्रता भारत की राजनीति पर केंद्रित है। तो इस तरीके से पूरा ये चैप्टर आपको दिखाई देगा, क्या स्वतंत्रता है, क्या अस्वतंत्रता है, इसलिए इनका राजनीतिक उद्धार है, कैसे राजनीतिक चैप्टर के रूप में इनको आपका दिखाया गया है, कैसे हमने बात करी है अपने इन मुद्दों को लेकर, अपने इन राजनीतिक सुधारों को लेकर, अपने इन बुनियादी पहलुओं को लेकर कि किस प्रकार से हमारी राजनीति क्लियर है। सबसे पहले देखिए, फिर इसमें आगे बढ़े। देख लिया। अब नीचे इसी तरह से भारत का क्या रुख है, भारत ने किस मकसद के साथ किस तरह से अपनी आंतरिक सुरक्षाओं को सुरक्षा दिया है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, किसी भी स्थिति में विश्व के परिप्रेक्ष्य में कैसे वो खड़ा हुआ है, ये हमें देखने की, बात करने की बड़ी जरूरत है और बड़ी मजबूती से। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाएं। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। हम लोग अब आपका नेक्स्ट आपके चैप्टर मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन वाले, आप इनको कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ प्रश्नावली है, ठीक है, और एक कार्टून आपको दिखाया गया, ठीक है। वॉर में होता क्या है ये लास्ट में ये दिखा दिया गया है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। पूरे चैप्टर को हमने देख लिया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।